माधवराव सावलेराम कनवड़े जी और सभी मंचस्थ सब अतिथिगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, बहुत देर से आप सब यहाँ के उपलब्धि के बारे में सुन रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाला साहब जी का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस धरती पे आमंत्रित किया। ये धरती महाराष्ट्र की धरती, संत महात्माओं की धरती, ये धरती समाज सुधारकों की धरती, ये धरती राष्ट्रीय आंदोलन के जनक की धरती, जहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई, खंदक की लड़ाई महात्मा गांधी जी ने महाराष्ट्र में की और यहीं से अंग्रेज भागे थे। ये वो धरती, ये धरती सहकारी आंदोलन की धरती, ये धरती परिवर्तन की धरती, और ऐसे धरती को मैं नमन करता हूं और यहाँ के वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, अभी कुछ समानता की बात हो रही थी, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में थोड़ी समानता तो है। पहले कभी हम सीपी बरार के हिस्सा हुआ करते थे, बरार आपके हिस्से में आया और हम लोग मध्य प्रदेश चले गए। कभी नागपुर हमारा राजधानी हुआ करता था, इस नाते थोड़े बहुत संबंध आपसे है। दूसरा समानता आप देखेंगे, जब छत्तीसगढ़ बना तो मैं राजस्व मंत्री था, तब अशोक राव चौहान महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री थे। वो मुख्यमंत्री पहले बन गए, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने। मैं प्रदेश अध्यक्ष पहले बना, मुख्यमंत्री बाद में बना। और बाला साहब थोराट साहब, तो आप देखेंगे वो राजस्व मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में हैं। अब आपका आशीर्वाद क्या मिलता है, आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। जब समानता की बात चली तो साहब ग्लोबल टीचर यहाँ हैं, अब तो वैश्विक गांव हो गया, ग्लोबल विलेज की आज बातें होती है। तो समानता की बात जब मैं कर रहा था, तो आजकल अमेरिका और हिंदुस्तान में कुछ समानताएं देखने को मिल रही है। संजय जी, वहां जनता का आदेश है, लेकिन राष्ट्रपति मानने के तैयार नहीं है, वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमको स्वीकार नहीं, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार स्वीकार नहीं कर रही कि किसान के ऊपर जबरदस्ती कानून थोपने जा रही है। तो समानता अमेरिका और हिंदुस्तान में भी है, समानता छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में भी है। समानता किसानों में है, चाहे कहीं के किसान हो, हम सब एक जैसे हैं। मैं उन महान भावों को जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं उनको पहले नमन कर लेता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सहकार महर्षि भाऊ साहब थोराट, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा। सहकारिता के माध्यम से जहां बीड़ी निर्माण करने वाले लोगों को संगठित करके उनके जीवन ऊपर उठाने का काम किया, सहकारिता के माध्यम से किसानों को के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। वहीं अन्ना साहब शिंदे, जिन्होंने किसानों के बीच काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाई और लगातार 15 साल तक के केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करते रहे, लेकिन अपनी जमीन उन्होंने नहीं छोड़ी, अपनी पहचान नहीं छोड़ी। और ऐसे ही महापुरुषों के कारण से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे मनीषियों को मैं सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और बाला साहब जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि समाधि में जाके नमन करने का अवसर प्रदान किया है। आदरणीय साथियों, ये धरती सहकारिता का है, आंदोलन का है, समाज सुधार का है और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है।
आप सब ने ये लड़ाई लड़ी, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार इस संघर्ष का साक्षी बना, सहयोगी बना, तब जाके आज इतना विशाल, जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष पाटिल जी जो बोल रहे थे कि यहाँ श्वेत क्रांति हुई, यहाँ हरित क्रांति हुई, आप सब ने मेहनत की साहब। और आप ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने आंदोलन किया। अभी जिस प्रकार से थोराट जी अपने भाषण में कह रहे थे, एक समय था जब अनाज के लिए हम अमेरिका के सामने हाथ फैलाते थे। वो दौर था जब 1 जून खाना खा के हम दूसरे जून केवल पानी पी के हमारा परिवार जीवन यापन करता था। और इंदिरा जी ने उस समय हरित क्रांति का नारा दिया और पूरे देश के किसानों ने इंदिरा जी के आह्वान पे अनाज उत्पादन का इतना रिकॉर्ड बनाया कि आज स्थिति ये है कि सरकार समर्थन मूल्य में खरीद नहीं पा रही है। आज आपके गोडाउन में इतने अनाज भरे हैं कि 3 साल तक के हिंदुस्तान के जनता को बैठे बैठे खिला सकते हैं, इतना अनाज आपने पैदा किया है। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति, उस समय याद करें जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम है सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती थी, उससे ज़्यादा कीमत हमको मिलता था, ज़्यादा कीमत में अनाज हम बेचते थे, समर्थन मूल्य से अधिक में, क्योंकि उस समय मांग अधिक थी और पूर्ति कम हो पाती थी। लेकिन अब स्थिति ये, आज टेक्नोलॉजी ने, किसानों के मेहनत ने, वैज्ञानिकों के मेहनत ने वो स्थिति निर्मित कर दी कि अनाज, फल, सब्जी, दूध इतना उत्पादन कर दिया कि अब सरकार संभाल नहीं पा रही है। दिल्ली में बैठे किसान क्या मांग रहे हैं? वो कहते हैं हमको समर्थन मूल्य दे दीजिए। दूसरी बात, वो केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नेहरू जी ने बनाया था उसको खत्म कर दिया गया, तो जो पूंजीपतियों के हाथ में पूरा अनाज चला जाएगा, पूरा आलू प्याज चला जाएगा, पूरे मसाले उनके हाथ में चले जाएंगे, तो फिर आपके महंगाई बढ़ने में देर नहीं लगेगी। केवल कानून पास होने से प्याज और आलू की कीमत 10 रुपया से 70-80 रुपया पहुंच गया। किसानों को कीमत नहीं मिला, लेकिन पूंजीपतियों को पैसा मिला। तमिलनाडु में 150 रुपये किलो में प्याज बिका है, लेकिन यहाँ के किसानों को नहीं मिलता कीमत। लेकिन दूसरी लड़ाई जो है आम उपभोक्ताओं की, वो लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ वहाँ के किसानों को जो दिल्ली में डटे हैं। मुझसे सवाल करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है, और दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा कि दिल्ली सरकार छत्तीसगढ़ का मॉडल अपना ले, किसान आंदोलन करना बंद कर देंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी जब सरकार बनी, अभी पाटिल साहब, थोराट साहब बोल रहे थे कि वहाँ 90 में से 70 सीट हम लोगों ने जीती है, 3/4 से अधिक बहुमत है। हमारे नेता राहुल जी किसानों से वादा किया था आपके ऋण माफी करेंगे, हमने किया। हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का वादा किया था। सरकार बनते ही हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू कर दिए। समर्थन मूल्य केवल 1815 रुपया, लेकिन भारत सरकार ने कहा आप बोनस देंगे तो आपके चावल एफसीआई में जमा नहीं होगा, आप नहीं दे सकते, हमको रोका गया। हमने कहा ठीक है, हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की पिछले साल, और 10,000 रुपया प्रति एकड़, चाहे वो गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, चाहे वो धान उत्पादक हो। हम आपको गन्ने की कीमत क्या मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ गन्ने की कीमत 350 रुपया है प्रति क्विंटल। 4 शुगर मिल है साहब, लेकिन हम बोनस देते हैं। बोनस देने के लिए मना कर दिया था। हम प्रति एकड़ के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने दी, और गन्ना उत्पादक किसानों को 13,000 रुपये एकड़ पड़ा। तो ये काम हमने किया।
ऋण माफी के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना और समर्थन मूल्य में खरीदी, चाहे वो गन्ना हो, चाहे मक्का हो, चाहे धान हो। और इसी कारण, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं हुआ। पिछले साल भी और इस साल भी कोरोना काल में भी मंदी का कोई असर नहीं, व्यापार उद्योग में कोई कमी नहीं। और उसका उदाहरण आप निकाल के देखेंगे, सितंबर अक्टूबर महीने में जीएसटी में हम 24% लेके सर्वाधिक हमने जीएसटी कलेक्शन किया, और 26% नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन करके पूरे देश में पहला नंबर में हम रहे हैं। और दिसंबर में भी हमारा 10% की उपलब्धि रही है जीएसटी में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बिका है, सबसे ज़्यादा कारें बिकी है, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बिका है, सबसे ज़्यादा सोना चांदी भी बिका है, महिलाओं के जेवर और कपड़े भी खूब खरीदी हुई है। तो कोई कमी हम होने नहीं दिए। आज खुशहाल हमारा छत्तीसगढ़ है। सीधा एक ही फार्मूला है कि किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को उनके जेब में पैसा डालने का काम कर दीजिए। मंदी का कोई असर नहीं होगा, व्यापार भी फलेगा फूलेगा, उद्योग के पहिए भी चलेंगे। ये सिद्धांत हमारा है और मैं समझता हूं यही सिद्धांत केंद्र सरकार को भी अपनाना चाहिए। आज जो स्थिति है, अभी मैं आपको बता रहा था कि धान बेच के, गन्ना बेच के बहुत सारे लोग ट्रैक्टर और कारें खरीदे, लेकिन इस साल तो हमने गजब किया साहब। पूरे दुनिया में कोई सरकार नहीं है जो गोबर खरीदे। हमारी सरकार, हम गोबर खरीदते हैं, 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं। अब गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं गोबर बेच के। जिसके पास भूमिहीन है, जो मजदूरी करते हैं, यदि झावड़ी लेकर ही केवल गोबर इकट्ठा कर रहे, जिसके पास जानवर भी नहीं है, गांव में घूम के वो इकट्ठा कर रहे हैं। तुकराम यादव रायगढ़ का है, मेरे एक गरीब आदमी, वो अपनी पत्नी के साथ गोबर इकट्ठा कर लिए, 4 महीने में 96,000 रुपये कमाए साहब। 24,000 रुपये महीने हो गया उसका, और कुछ नहीं। अब वो आदमी बढ़िया से मोटरसाइकिल खरीद लिया है। एक आदमी अपने पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदा गोबर बेच के केवल 4 महीने में। गोबर खरीदने के पीछे उद्देश्य क्या है? आज पूरे देश में गाय के नाम से राजनीति हो रही है। एक व्यंगकार हुआ करते थे संजय जी, हरिशंकर परचाई जी, उसका नाम जानते हो, जबलपुर से थे, हमारे छत्तीसगढ़ से उनका गहरा नाता था। उन्होंने एक व्यंग लिखी थी साहब, पूरे दुनिया में गाय है वो दूध देने का काम करती है, अकेला हिंदुस्तान है जहां गाय ओट देने का काम करती है। गाय के नाम से राजनीति होती, सरकार बनती है और गिर जाती है। हमारे यहां खूब, राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में खूब लड़ाइयां हुई, कितने लोगों की हत्याएं हो गई। लेकिन इन्हीं के शासन काल में बहुत सारे गौशालाएं खोली गई, सरकार के करोड़ों रुपये दे दिए गए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ क्या? गाय दुबली होती गई, उसकी हड्डियां दिखने लगी, और जो गौशाला चला रहे थे वो मोटे होते गए, और आखिर में गाय मरने लगी। सैकड़ों हजारों की तादाद में गाय मर गई। हमने साथियों के साथ सोचा इसमें क्या किया जाना चाहिए। आखिर हमारे फसल चराई हो रहा है, सड़कों में एक्सीडेंट हो रहा है, खुले में जानवर चल रहे हैं, गोबर जहां तहां बिखरा हुआ है। तो उसका एकमात्र हल निकला, वो है गोबर खरीदी। गोबर आप खरीदोगे तो बेचने आएंगे, गोबर लेने के लिए मवेशी को चारा खिलाना पड़ेगा। चारा आप खिलाएंगे तो जानवर दुबले नहीं होंगे साहब, तंदुरुस्त रहेंगे, दूध भी अच्छे से देगी। आजकल तब ट्रैक्टर के ज़माना, हार्वेस्टर का ज़माना आ गया है, तो गाय तो रख लेते हैं, दूध देने वाली है, लेकिन जो बछड़ा है, बैल है, उसको कोई नहीं रखता। लेकिन गोबर तो सभी देते हैं साहब, चाहे बछड़ा हो, चाहे गाय, बैल हो, चाहे गाय हो। तो सभी को बांध कर रखेंगे, हमारे फसल भी बचेगा, रोड एक्सीडेंट भी नहीं होगा, सफाई भी होगी। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सफाई में पूरे दूसरे साल भी पहले नंबर में आया है।
हम पहले नंबर में छत्तीसगढ़ सफाई के मामले स्वच्छता में भाजपा केंद्र सरकार ने हमको सम्मानित किया है। और उससे बड़ी बात सब किसान भाई बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज कितने आप जमीन में रासायनिक खाद डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, और उसके कारण से लगातार हमारे ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम होते जा रही है। हमारे फसलों में पता नहीं कितने प्रकार की रासायनिक दवाई डालने के कारण से हमारे अनाज दूषित होते जा रहे हैं, जहरीला होते जा रहा है अनाज और फल और सब्जी सब। ऐसे स्थिति में ये गोबर से न केवल हम गोबर खरीदते हैं, बल्कि इससे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, और वर्मी कंपोस्ट भी 10 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। गांव के स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो सब पैसे उससे भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और अभी तक के हम लोगों ने लगभग 33-34 लाख टन गोबर खरीद लिया है, और उसके साथ लगातार वर्मी कंपोस्ट भी बनाते जा रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे खेतों में जैविक खेती हम करेंगे, उत्पादन लागत भी कम होगा, अनाज भी शुद्ध होगा। तो इस दिशा में हमारी सरकार बढ़ रही है। तो मैं आप सबसे सहकारिता का जो मंत्र है, जो महाराष्ट्र ने दिया है, जो थोराट साहब ने दिया है, उसे हम लोग ले जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़, और गांव-गांव में समूह बना रहे हैं। आज तक के हमारे यहाँ 7400 गाँव में गौठान हमने स्वीकृत कर लिया है, 7100 गाँव में स्वीकृत कर लिया है, 4700 गौठान बन चुके हैं, और उसमें हम गोबर खरीदी कर रहे हैं। हमारे 11,000 पंचायत हैं। आने वाले वर्ष में पूरे सभी पंचायतों में हमारे गौठान बन जाएंगे, और गाँव में 10 से 15 एकड़ ज़मीन हम आरक्षित कर रहे हैं, ताकि गौठान में जानवर भी रहे। वहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बने, जो महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज्य का, और भी 150वीं वर्षगांठ मनाए हैं, उसमें हमने शुरुआत की है, ताकि गांव में बहुत प्रकार के गतिविधियां वहां से संचालित हो रही है। हमारे यहाँ 44% जंगल भी है, जंगल में लघु वनोपज भी होता है, उससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं उससे हम गांव-गांव में उसमें लगा रहे हैं। तो ऐसे गांव में इंडस्ट्रियल पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम बना रहे हैं, और सहकारिता के माध्यम से इसको सब हम संचालित करेंगे। तो मैं आप सबसे इस सहकारिता आंदोलन के जनक के लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। मैं पुनः आप सबको नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो किसानों के हक और अधिकार की जो लड़ाई है, उसे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। किसान और मजदूर मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। यदि किसान और मजदूर कमज़ोर होंगे तो देश कभी मजबूत नहीं होगा। केंद्र के जो हठधर्मी जो रवैया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। 1.5 महीने से वहाँ लोग बैठे हैं, 1.5 महीने से ऊपर हो गया, और उतने ही लोगों की मौत हो गई जितने दिन वो बैठे हैं। तो ऐसे में भारत सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए, और समर्थन मूल्य में चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, उसकी खरीदी की व्यवस्था केंद्र सरकार करे। जैसे आपने बताया कि आप अपने शुगर फैक्ट्री में इथेनॉल बनाते हैं, मैंने भारत सरकार को प्रस्ताव दिया कि आप हमारे पास जो सरप्लस पैडी है, हमारे पास जो अतिरिक्त धान है, उससे भी हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाए। और उसका रेट मेरे कहने से ही रेट पहली बार रेट तय हुआ है, भारत सरकार ने रेट तय किया है, लेकिन हमको अनुमति नहीं दे रहे हैं। यदि अनुमति दे दें तो किसानों को समर्थन मूल्य में धान भी बिकेगा, और साथ ही जो इथेनॉल बनेगा, आज पूरे दुनिया में और ख़ासकर हिंदुस्तान में हमारे विदेशी धन, केवल पेट्रोलियम पदार्थ लेने में जो धन लगता है उससे भी हम बचेंगे, और किसानों को भी भला होगा। और भारत सरकार पर या राज्य सरकारों पर जो भार पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। लेकिन भारत सरकार को समझ नहीं आ रहा है। मैं करीब 1.5-2 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। जैसे शुगर केन से या इथेनॉल बना रहे हैं, शुगर जूस से बना रहे हैं, तो उसी प्रकार से पेडी से, मक्का से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति हम लोगों को मिलना चाहिए। तो ये जो
आज जो परेशानी हो रही है उत्तर प्रदेश के किसान, उसको अनाज बेचने में जो परेशानी हो रही है, जैसे ब्राज़ील जैसे देश चुकंदर से इथेनॉल बना के अपना जो विदेशी धन वो बचा रहे हैं, उसी प्रकार के हिंदुस्तान के किसान भी जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं, हमें जितना भी पीडीएस सिस्टम में जो लगता है अनाज, हमको 1 साल के लिए आरक्षित करके बचत जो अनाज है उसे इथेनॉल बना दें, ताकि हमारा विदेशी धन बचेगा। और रोज़ सुरसा की तरफ पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ रहा है, दुनिया में पूरा घट रहा है और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, उसमें कम से कम रोक लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, इसलिए मैं आप सबको नमन करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए, थोराट साहब को फिर से आभार व्यक्त करते हुए, आपने बहुत बड़ी कृपा पूर्वक मुझे आमंत्रित किया। दोनों प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे ध्यान से सुना और स्वागत किया। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आपने बैज पहनाकर मुझे अपने में शामिल किया और साफा और पगड़ी बांध के जो सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़। 5 टॉपच्या बातम्यांचं सांगोपांग विश्लेषण, बातमीचा प्रत्येक कंगोरा, प्रत्येक पैलू निघेल तपासून, ठळक बातम्या, बेधडक विश्लेषण, 8 PM स्पेशल रिपोर्ट, रोज रात्री 8 वाजता. TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.